मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडलियां जो आपको परेशानी आ रही है उससे संबंधित वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरी है आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। मेरे चैनल पर बने रहिए और चिंता छोड़ दीजिए। मैं अपने ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन, जो आपको समस्या है उससे संबंधित मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। पूरी कुंडली के लिए विश्लेषण नहीं हो सकता। उसके लिए मैं पत्रिकाएं लिखता हूं जिसमें कि 60 वर्ग का सिर्फ यहां पर मैं लगन कुंडली या ज्यादा जिसको समस्या आ जाती है 9वां 10वां सासी से लेकर के उससे ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश वीडियो में नहीं होती है, तो इतना समय नहीं होता है। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपका मार्गदर्शन करूं वही एक वीडियो में माना जाता है। आज हम विचार करेंगे, एक जातक परेशान है जो कई बार लिख चुका है कि मैं व्यवसाय को लेकर के परेशान हूं, कौन सा व्यवसाय करूं, क्या करूं, कब करूं। दर्शकों, व्यवसाय के लिए सबसे पहले मेरा वीडियो 15 एपिसोड आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जो अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो एक बार मेरा वीडियो अवश्य देख लें, अकेले मुहूर्त पर ना जाएं। तो मेरा एपिसोड 15 जरूर देख लें, जो भी नया व्यवसाय शुरू करें। और फिर व्यवसाय के लिए आपकी कुंडली में योग होने चाहिए। कौन सा करूं वो तो बाद की बात है, पहले तो ये देखें ग्रह आपका क्या करते हैं, सफलता के लिए क्या करते हैं। कौन सा करूं वो तो 60 वर्ग में भी जाने से, सारे सूक्ष्म वर्ग में भी जाने से बाद में कहीं निचोड़ अच्छा निकलता है। क्यों? व्यवसाय व्यापार में पैसा लगाना होता है, कहीं नुकसान हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। तो आज बात करते हैं उसके व्यवसाय में। और उसके कुंडली में सबसे ज्यादा वैनाशिक नक्षत्र का प्रभाव है। वैनाशिक नक्षत्र मैंने आपको पहले भी बताया है, जातक का जो जन्म नक्षत्र है उससे 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र होता है। और उसका स्वामी अगर कारक हो तो 5-10% की हानि होती है, अकारक हो तो पूरा 100% हानि कर देता है, तहलका मचा देता है। और ऐसे ही जातक की कुंडली में ऐसा भी है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले वो ये कुंडली का 12 भाव है। लगन, लग्न, द्वितीय भाव, धन का तृतीय, पराक्रम का चतुर्थ भाव, घरेलू शुभ पंचम भाव, शिक्षा बुद्धि विवेक का 6वां भाव, रोग शत्रु ऋण का 7वां भाव, जीवन साथी का और दैनिक व्यवसाय का 8वां भाव, आयु और कष्ट का 9वां भाव, भाग्य भाव है। और 10वां भाव उच्च सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। पिता के सुख का भी भाव कहा जाता है। एकादश भाव आप कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं, आमदनी का भाव है। और आपके बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव सुख का भाव है, किसी प्रकार का दंड का भाव है और विदेश का भी भाव है और खर्चे का भी भाव है। ये सामान्य तौर पर सबको आना चाहिए। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कुंडली में महत्व है लगन और लग्नेश और ग्रहों के उदय अंश का। जहां पर उदय अंश में बात आ जाती है तो वो सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है। कुंडली का मेन आधार वही है, लगन लग्नेश के अंश और बाकी ग्रहों के भी अंश, ताकि वो फल दें। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। आज का विषय सब व्यवसाय में परेशानी, वैनाशिक नक्षत्र के स्वामी का भारी प्रभाव, प्रबल पितृदोष। जातक का जन्म 29 मई 1985 शुक्ल पक्ष 10 हस्तचरण 1 बुधवार को हुआ। लगन जन्म के समय पर मकर लगन हुआ। मकर लगन के 1 डिग्री 35 अंश है। 1 डिग्री 35 अंश है। वो समझो बॉर्डर लाइन पर ही है, जो मैं लाइन पर दिखाता हूं वो 1 डिग्री 35 अंश। तो इस लाइन को जब ट्रेंगल बनता है तो वो पार नहीं हो पाता। तो लगन के अंश मृत अवस्था में है। लगन में गुरु नीच राशि में 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। यहां पर यह भी बात माननी पड़ेगी, गुरु के भी 1-23 से डिफरेंस है। गुरु भी अपना नीच का प्रभाव पूरा नहीं दे पाएगा, क्योंकि जिस टाइम उदय हुआ तो गुरु भी दूर था, गुरु भी दूर है। तो जरूरी बात है वह भी अपना पूरा प्रभाव, अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो यहां पर शुभ प्रभाव भी नहीं, अशुभ प्रभाव भी नहीं। तीर्थ भाव में शुक्र उच्च राशि में है, 29 डिग्री 41 मिनट लेकर विराजमान। शुक्र 29 में, उदय अंश 1:35 से उच्च राशि में होने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, प्रभावहीन हो गया। चतुर्थ भाव में राहु 23 डिग्री लेकर के विराजमान है, सेम स्थिति है। पंचम भाव में बुध 4 डिग्री लेकर के विराजमान है।
लेकिन अस्त है, और सूर्य 14 डिग्री लेकर विराजमान है, मंगल वहीं 29-29 डिग्री लेकर विराजमान है, अस्त है, तो फायदा कुछ नहीं हुआ। बुध भी अस्त है, मंगल भी अस्त है, शुक्र भी मृत है, गुरु भी मृत है। आगे चलते हैं। चंद्रमा 9 भाव में 13 डिग्री 7 लेकर के विराजमान है, बलवान स्थिति में, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। चंद्रमा बलवान स्थिति में है, क्योंकि जातक के 12-13 अंश, अगर हम विषम राशि में जाएं तो 12 अंश, 12 से 18 अंश तक युवा होता है, और सम राशि में भी 12 से 18 तक युवा होता है, यानी अच्छे प्रभाव माना जाता है। जिस कुंडली में लगन के अंश भी 12 से 18 हो और ग्रह के भी हो 12 से 18 हो, इसमें सिर्फ एक चंद्रमा है। लग्ने शनि एकादश भाव में 009 डिग्री है, कोई मतलब नहीं रहा, वो यहीं पर ही बैठा हुआ है, ना एकादश भाव का ना दसम भाव का। चलित कुंडली में दसम भाव में चला गया होगा, ये बात मानने वाली बात है। दर्शकों, मकर लगन वाले स्वामी शनिदेव हैं, इनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है, और इनका जो कार्यक्रम जो कुछ निश्चित नहीं होता, थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव भी होता है, और समय देख करके ऐसे जातक गुस्सा भी करते हैं। अपना दोस्त हो ये स्वीकार ही नहीं कर सकते, चाहे कितना भी हो, अड़ियल स्वभाव है। जो इन्होंने एक बार ठान लिया वो अवश्य करना है, चाहे परेशानी कैसी भी आने दो, चाहे नुकसान कितना भी हो। लगन का स्वामी शनि एकादश भाव में, साधारण तौर पर यह कहा जाता है कोई भी लगन का स्वामी, लगन का कोई भी लगन हो, उसका एकादश भाव में स्वामी हो तो धन की कोई कमी नहीं होती, उच्च वाहन होता है, सभी प्रकार के सुख होता है, सभी भोगों भोग। लेकिन यहां पर क्या भोगेगा? 0009 कुछ भी नहीं है, मृत अवस्था में है। जब लगन और लगने से मृत अवस्था में हो गया तो आगे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। बात करें सूर्य की, सूर्य अष्टम भाव का स्वामी और पंचम भाव में है, क्रोधी स्वभाव होगा, शिक्षा संतान के पक्ष में परेशानी आएगी, शत्रु राशि में है, परेशानी आएगी, और आमदनी में भी कम का देगा। क्यों? अष्टम भाव का स्वामी है, अकारक है। अब बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा चतुर्थ भाव, सप्तम भाव का स्वामी है, नवम भाव में है, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव जीवन साथी का है, और दैनिक रोजगार का भी है। भाग्य में उन्नति का योग बनता है। जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और भाग्यवान भी होता है, भाई बहन का सुख मिलता है। तो चंद्रमा इसका बलवान है। चंद्रमा केवल एक बलवान है, अकेले चंद्रमा होने से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह जरूरी बात है कि चंद्रमा पीड़ित नहीं है, बलवान है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल 29 डिग्री मृत अवस्था में है, कोई प्रभावहीन है। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, तो एकादश भाव के स्वामी की हानि होगी, चतुर्थ भाव की सुखों की हानि होगी, रामदनी की भावी होगी कि मंगल तो अस्त हो गया, प्रभावहीन हो गया। बात करें बुध की, बुध 9 भाव का स्वामी है और 6ठे भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि 9 भाव में है, भाग्य का भाव है, भाग्येश है, भाग्येश अस्त हो गया तो भाग्य में परेशानी आएगी। चंद्रमा थोड़ा सा भाग्य का साथ दे रहा है, लेकिन जब भाग्य का स्वामी नहीं दे रहा तो उसमें परेशानी आएगी। बुध अस्त हो गया। और दर्शकों, बुध व्यापार का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, अस्त हो गया, और भाग्य का स्वामी अस्त हो गया। व्यापार का कारक भी ग्रह अस्त हो गया, भाग्य का स्वामी भी अस्त हो गया, तो परेशानी आएगी, और बुद्धि का भी कारक है, तो परेशानी अपने आप आ गई। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी, मकर लगन के लिए अकारक है। गुरु मकर लगन के लिए बिल्कुल अकारक है, चाहे उच्च राशि में भी किसी भी कुंडली में हो। जैसे उच्च राशि में सप्तम भाव होगा तो वो उसका पूर्ण फल उसको देने के नहीं, अपने द्वादश भाव के फल वो लेकर के बैठा रहता है। द्वादश भाव का स्वामी नीच राशि में है, प्रबल पितृदोष हो गया, शरीर दुर्बल हो गया, और पत्नी के उसमें हीन हो गया। उस जातक की पत्नी उससे कहीं ज्यादा गुणवान होती है, कहीं सुंदर होती है, और एक अच्छी लड़की होती है और सौभाग्यवती होती है। उसका जो आचरण है वो भी अच्छा होता है, तो उसके मतलब भावनाहीन हो जाता है। और लगन में गुरु है तो मानसिक हमेशा परेशानी रहेगी। क्यों? लगन में गुरु है तो प्रगति कैसे होगी? प्रगति होने नहीं देगा। लगन तो स्वयं जातक है, लगन लगने जातक स्वयं है, तो यहां पर ये गुरु का भी आ गया। अब राहु की बात करें, राहु चतुर्थ भाव में है। राहु चतुर्थ भाव में घरेलू सुखों की हानि, माता सुख की हानि, पंचम दृष्टि से कष्ट के भाव को देख रहा है।
राहु कष्ट के भाव को पंचम भाव देकर जीवन में कष्ट का योग बनता है, कष्ट का योग बनता है। व्यवसाय को देख रहा है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव और नौ दृष्टि से खर्च के भाव को देख रहा है। बाहर से संबंध तो अच्छे होंगे लेकिन खर्च भी अधिक होगा। बात करें केतु की, केतु व्यवसाय भाव में है, व्यवसाय में कठिनाई, जीवन में बड़ा परिवर्तन योग, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पंचम दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा, कुटुंब में परेशानी। सप्तम दृष्टि से माता बीमार, छठे भाव में रोग शत्रु को देख रहा, यहां पर शमन कर रहा। ये छोटा मोटा मैंने आपको प्रभाव बताया। अभी बात है व्यवसाय की। दर्शकों, व्यवसाय के लिए गुरु यहां पर नीच राशि में है। इस बालक के लिए क्यों इसकी परेशानी ज्यादा है, तो हमने सोचा नवमास भी देखे। नवमास में गुरु सप्तम भाव में उच्च राशि में है द्वादश भाव का स्वामी सेम, लेकिन उच्च राशि में है, तो उसकी दृष्टि लगन पर जा रही है, वही प्रभाव मिल गया। मानसिक बल कमजोर हो गया, उच्च का तो हो गया, दैनिक व्यवसाय में यहां पर गुरु दे रहा है, तो सप्तम भाव जीवन साथी का भी, व्यवसाय का, लेकिन राहु की नौ दृष्टि आ गई, ये सारा पीड़ित हो गया। ये सप्तम भाव भी राहु आ गया, शनि आ गया, और ये सारा पीड़ित हो गया। यहां पर कोई सुख नहीं मिला उसको। नवास में भी स्थिति, हाँ अच्छा क्या हुआ, वर्गोत्तम नवास है, जो मकर लगन है, और लगन भी मकर, नवास लगन भी मकर का है, इसको शुभ कहा जाता है, और शायद उसी वजह से उसको हिम्मत थोड़ी सी बंद हुई है, वक्रोत्तम नगाव है। दूसरी तरफ बात दर्शक देखते हैं हम, जब जैसे नवास कुंडली में ग्रह के देखा जाता है, नवास कुंडली को स्पेशली स्त्री के सुख के भी देखा जाता है, बाकी के भी सभी देखे जाते हैं, लेकिन दसमास कुंडली में व्यवसाय से संबंधित होता है, व्यवसाय से संबंधित होता है। आज हम दसमास भी देखते हैं इस बच्चे का क्या है। अब ये बेचारा परेशान हो रहा है। दसमास में लगन का स्वामी बुध बनता है और दसम भाव का स्वामी बुध बनता है। दसमास कुंडली में लगन का स्वामी बुध, और दसमास के दसम भाव के स्वामी, दसम भाव में मिथुन राशि है, वहां का स्वामी भी बुध, और बुध तो अस्त है, परेशानी आ गई। दसमास कुंडली का लग्नेश और दसमेश अस्त है, परेशानी आ गई। बुध जहां भी अस्त है, भाग्य का अस्त है, यहां पर दसम भाव का और लग्नेश का अस्त है, तो परेशानी आ गई, तो जातक को कहीं भी राहत नहीं मिलती। दूसरा देखें, सबसे बड़ी बात, दसम भाव जो है सम्मान प्राप्ति का भाव है, और दसम भाव का स्वामी की कुंडली में जितने भी हमारे ज्योतिष के शास्त्र हुए हैं, जितने भी हमारे ज्योतिष के कर्णधार ऋषि मुनि हुए हैं, सबसे अशुभ स्थिति दसमेश की तीर्थ स्थान में है। दसम भाव का स्वामी तीर्थ स्थान में है, छठा अष्टक योग बन रहा है, यह सबसे अशुभ स्थिति है। उसके व्यवसाय में कुछ फायदा नहीं होगा, जो शताष्टक योग है, उसके व्यवसाय, व्यापार, नौकरी में कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब परेशानी की बात आ गई, सबसे बड़ी बात ये आ गई। दूसरा, जातक का नक्षत्र हस्त चरण 1 में हुआ है। हस्त से 22वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, और पुनर्वसु के नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव है। गुरु वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी विनाश करने वाला है, और गुरु अकारक है, और लगन में बैठा हुआ विनाश करने वाला है। और गुरु की महादशा चल रही है 23/1/18 से 23/1/2034 तक श्रावण नक्षत्र में है, लेकिन विनाश करने वाला है 34 तक। कोई राहत बच्चे को नजर नहीं आ रही। उपाय करना पड़ेगा, हम उपाय कर सकते हैं। अभी दर्शकों, बात यह है कि कोई भी जातक जो जन्म लेता है, उसके साथ पूर्व जन्म के ग्रहों का प्रभाव जुड़ा रहता है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही उस आपकी जीव आत्मा को जन्म मिलता है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बच्चे के कर्म अच्छे नहीं थे, लग्नेश नीच राशि में हो, लगन में नीच राशि में गुरु चला गया, सप्तम में भी उच्च राशि में होकर तो भी लगन को प्रभावित किया। लग्नेश स्वयं मृत अवस्था में हो गया, लगन और लग्नेश दोनों मृत अवस्था में हो गए। भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, और हमने कोशिश किया, चलो नवास में देखते हैं, तो नवास में वही कंडीशन आई, भाग्य का स्वामी अस्त यहां पर हो गया, और दसमास में भी वही कंडीशन आई, बुध अस्त हो गया। तो जातक का मंगल भी अस्त है, बुध भी अस्त है। मंगल चतुर्थ भाव का, एकादश भाव का स्वामी है, कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। शनि भी अस्त, शनि भी मृत अवस्था में हो गया। सबसे पहले जातक को जो ग्रहों की स्थिति आई है, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। पितृदोष निवारण करके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रति प्रायश्चित करे, तभी कुछ आगे फायदा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हो जाएगा, फायदा हो सकता है। उसके बाद आपके कारत्व कर्म करे, शनि से संबंध में और गुरु से संबंध में जो ग्रह तक, बुध के संबंध में, मंगल के संबंध में जो ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है, इनके कारत्व के कर्म करने पड़ेंगे, और जितना आपकी श्रद्धा से करोगे उतना ही फायदा होगा। आप
पितृदोष निवारण करके, इस प्रायश्चित करके आप भागवती रत्न गले में धारण करें। भागवती रत्न में क्या आएगा? शनि का, बुध का और शुक्र का आप गले में धारण करो, आपको अवश्य राह मिलेगी। लेकिन लोगों का जो योग आए हैं उनके कर्मों का प्रायश्चित करने के बाद किसी नग में यह हिम्मत नहीं है कि आपके कर्मों को धो दे, आपके कर्मों का निवारण कर दे। आपके कर्मों का निवारण आप जब पितृदोष पूजा करेंगे, अपने हाथ से करेंगे, तभी हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा विकल्प है, आप पितृदोष निवारण कीजिए और भागवती लाकर धारण कीजिए। गुरु के उपाय कीजिए, शनि बलवान हो जाएगा लगन धारण करने से। सूर्य के उपाय कीजिए, सूर्य को जल दीजिए ताकि उसको प्रभाव जो है उसका रहे। और शुक्र और शनि और बुध का रत्न लगन में धारण कीजिए। दर्शकों, ये स्थिति रही, इसलिए जातक परेशान हो रहा है और इस परेशानी का यही हल है। दर्शकों, मैंने अपना अनुभव जो मैंने देखा है, अपना शास्त्रों के अनुसार मैंने उस जातक का मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि इस कुंडली से किसी का मार्गदर्शन हो सकता है, उस बेचारे का हो सकता है, तो मैं कहूंगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है समझता। ये तो सिर्फ एक टेलर है। जब मैं पत्रिका लिखता हूं तो उस वर्ग कुंडली में जो जरूरत समय है, हर जातक को शिक्षा चाहिए, संतान चाहिए, व्यवसाय चाहिए और स्त्री दाम्पत्य सुख चाहिए। ये 3-4 बातों संबंधित जितने भी है मैं उपाय जो दोष है उनका निचोड़ कर देता हूं, लेकिन वो सब वीडियो में नहीं हो सकता। उसके लिए मैं पत्रिका हाथ से लिखता हूं। मेरी पत्रिका 20 से लेकर 30 पेज तक हाथ की लिखी हुई हो जाती है, जो आपका पूरा जीवन में मार्गदर्शन करती है। जो चाहता है इसको लिखवा सकता है। ऋषि कन्या भाव के लिए गुण मिलान आपका बिना किसी शुल्क के आपका आसान करने के लिए पिता जरूर है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने के लिए। दर्शकों, जिसने मेरा वीडियो देखा है, अगर वो देखता है कि ये वीडियो किसी हमारे नौजवान के लिए फायदे का है, तो मैं कहूंगा भाई लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे उम्मीद रहती है कि मेरा सब्सक्राइब, मेरे चैनल की ग्रोथ हो, ताकि मेरा मन ऊंचा हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।